हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वहाँ पे दो लीनियर एक्सेलरेशंस होते हैं। टोटल लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है वो दो पार्ट में होता है। एक तो सेंटर की ओर एक्सेलरेशन होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर इसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं क्योंकि वो रेडियस के अलॉन्ग है। दूसरा एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी जो होता है पार्टिकल का उसके अलॉन्ग, और इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं AT, क्योंकि ये टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाता है या कम करता है। मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू चेंज करता है, और रेडियल एक्सेलरेशन उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। रेडियल एक्सेलरेशन क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर कोई एक्सेलरेशन लगे तो वो उसके वेलोसिटी के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। वो बस क्या कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। सो दिस एक्सेलरेशन मीन्स डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे देखो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी का। पहले यहाँ पे था, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा, इस पॉइंट पे यहाँ हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन चेंज करने का काम कौन करता है? दिस इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि सेंटर की ओर लग रहा है। परपेंडिकुलर है ना, डायरेक्शन चेंज करेगा। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर जो स्पीड होता है वो स्पीड को चेंज करने का काम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करता है। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे अगर आप फैन के ब्लेड को कंसिडर कर रहे हो, वो रोटेट हो रहा है, राइट। उसका लास्ट पार्टिकल जो होता है या कोई भी पार्टिकल आप उठा लो तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो मैंने लास्ट में एक पार्टिकल उठा लिया, वो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने जैसे ही फैन को ऑन किया, फैन को ऑन करते ही वो जो पार्टिकल होता है उसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है क्योंकि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो देयर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दूसरी बात ये, उसका स्पीड भी बढ़ने लगता है। आप देखोगे तो फैन स्पीड पकड़ लेता है ना, तो पार्टिकल का स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन है, एंड दैट इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसके वैल्यूज भी हम लोगों ने देखे थे क्या होता है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सपोज करो इस सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो जाए, इफ देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन। अगर सपोज करो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT बिकम्स 0, तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन बचेगा। तो टोटल एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। ऐसे केस में इस पार्टिकल का जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट स्पीड से वो घूमता रहेगा। डायरेक्शन जरूर वेलोसिटी का चेंज होगा क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी भी है और वो उसके डायरेक्शन को चेंज करते जा रहा है, लेकिन अब इसका स्पीड चेंज नहीं होगा, है ना। और कांस्टेंट स्पीड के साथ ये इस तरह से घूमता रहेगा। ऐसे केस में हम लोग इस सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर शॉर्ट में UCM। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पार्टिकल सर्कल में परफॉर्म, सर्कुलर मोशन ही होता है वो, पर ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट हो जाए, वो चेंज ना हो। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है एंड देयर इज ओनली रेडियल एक्सेलरेशन और देयर इज ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ये उस पार्टिकल के साथ भी होता है। देखो, जब आप थोड़े टाइम रुक जाओगे फैन ऑन करने के बाद, तो वो जो पार्टिकल है अब उसका स्पीड चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा होता है। ठीक है, स्पीड उसका फिक्स हो जाता है। ऐसे केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया, उसका स्पीड कांस्टेंट हो गया, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पर वो अभी भी गोल गोल घूम रहा है। इसका मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और दैट डायरेक्शन इज नथिंग चेंज, दैट डायरेक्शन इज चेंजिंग बिकॉज देयर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात? तो कुछ टाइम के बाद जब वो उसका कांस्टेंट स्पीड हो जाता है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाता है। So, if in a circular motion the speed of the particle becomes constant or it doesn't change, then it is a uniform circular motion, or in short UCM.
तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर एक पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, देयर विल बी ओनली वन एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन का आपको वैल्यू पता है, दैट इज अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो हम लोग ने 3 वैल्यूज देखे थे यहाँ पे, एक तो ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा इंटू वी, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये 3 फॉर्मूला हमने देखा था। अच्छा, वेक्टर के केस में अगर हम देखेंगे तो फिर देखो यहाँ पे बहुत से अलग अलग फॉर्म थे, जैसे कि इट कैन बी रिटन एज ओमेगा क्रॉस वी, क्योंकि ये ओमेगा और वी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और दूसरी बात ये, अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक रेडियस वेक्टर में बताऊँ तो रेडियस वेक्टर जो है वो सेंटर से बाहर की ओर जाता है, दिस इज योर रेडियस वेक्टर। और रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हम एक यूनिट वेक्टर अज्यूम कर लें, देन यूनिट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आर कैप। आर कैप का डायरेक्शन बाहर की ओर है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अंदर की ओर है। सो दिस कैन बी रिटन एज, आप इसको मैग्नीट्यूड के टर्म, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड क्या है बताओ, एक तो ओमेगा स्क्वायर आर है ना, और डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे आर कैप, पर आर कैप बाहर की ओर जा रहा है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की ओर, सो इट शुड बी माइनस आर कैप। आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर बाहर की ओर जा रहा है तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। दूसरी बात, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा इंटू वी भी है, सो ओमेगा इंटू वी और आर कैप माइनस आर कैप यूनिट वेक्टर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका वी स्क्वायर अपॉन आर भी तो मैग्नीट्यूड है, सो वी स्क्वायर अपॉन आर और माइनस आर कैप इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। सो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका ये वेक्टर फॉर्म में वैल्यू आ गया और ये उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होता है। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, याद रखना वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार बदलता है। दिस इज वेलोसिटी, मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अगले पॉइंट पे, तो ये इसका वैल्यू भी 5 मीटर पर सेकेंड ही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड बोल देते हैं, तो स्पीड फिक्स है माना, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, आप क्या बोल सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो कि स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी इज चेंजिंग। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है ना, मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों चीजें अलग हैं डायरेक्शन की वजह से। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड फिक्स हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स हो जाता है, एंड देयर इज ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इतनी चीजें क्लियर है? अच्छा, अब सुनो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअली में एक पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब क्या कि ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करता हो, और रिपीट न करता हो बल्कि उसके हर रिपीटिशन का जो टाइम है वो टाइम सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्थ के रेवोल्यूशन की बात करूं, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 1 साल में, अगेन वो सेम मोशन रिपीट करता है, फिर से वही रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, और टाइम भी कितना ले रहा है? 1 ईयर। यानी कि वो मोशन को रिपीट कर रहा है अर्थ, और हर रिपीटिशन का जो टाइम इंटरवल है 1 ईयर वो सेम है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो अर्थ का रेवोल्यूशन है, दिस इज नथिंग बट पीरियोडिक मोशन, राइट। अर्थ अपनी जगह पे रोटेट भी करता है, अगेन दिस इज अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे लगता है या फिर 1 दिन लगता है। हर रोटेशन कंप्लीट करने के लिए वो 1-1 दिन ले रहा है, तो टाइम फिक्स है हर रिपीटेशन का, अगेन अ पीरियोडिक मोशन। अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम ले लूँ और वो ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका हर एक ऑसिलेशन का टाइम सेम होता है। सो ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। समझ में आ रही है बात?
इवन यूसीएम जो होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। समझ में आ रहा है कैसे, वो अभी देखते हैं। सो यूसीएम इज अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो इसका मतलब वो सेम मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है, और क्योंकि उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये सर्कल जो इतना जो डिस्टेंस है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर है, ये सर्कल वाला डिस्टेंस वो हमेशा सेम टाइम में ही कवर करेगा, क्योंकि उसका स्पीड कांस्टेंट है। सो सेम टाइम इंटरवल में मोशन को रिपीट किया जा रहा है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। अब कोई मोशन अगर पीरियोडिक हो जाए तो इसका मतलब हम लोग दो चीज़ें उसके बारे में बोल सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उसका टाइम पीरियड क्या है। तो पहले टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा। कई बार टाइम पीरियड को पीरियड लिख दिया जाता है, सिर्फ पीरियड लिखते हैं, टाइम हटा देते हैं, पर आप समझ जाओ इससे कि एक्चुअली में वो टाइम पीरियड की ही बात कर रहे हैं। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से यहाँ पे डिनोट करेंगे। और टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होगा बताओ। देखो पार्टिकल जो रिपीटेशन कर रहा है, मैंने अभी बताया कि कोई भी पीरियोडिक मोशन हो तो पार्टिकल क्या करता है, वो रिपीटेशन करता है, सेम मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। एक रिपीटेशन का जो टाइम होता है दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड क्या है, तो 1 डे, क्योंकि ये रोटेशन ही क्या है, वो बार बार रिपीट कर रहा है। एक रोटेशन यानी कि एक रिपीटेशन का टाइम पीरियड होता है। सो रोटेशन, एक रोटेशन का टाइम इज टाइम पीरियड एंड दैट इज 1 डे या फिर 24 आवर्स। अगर मैं रेवोल्यूशन की बात करूं तो एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो जो टाइम लेगा दैट विल बी योर टाइम पीरियड। तो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड 1 ईयर। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूँ विच इज अ पीरियोडिक मोशन, जैसे मैंने अभी कहा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा बताओ। एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए या एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए ये जितना भी टाइम लेगा पार्टिकल, उसको हम लोग इसका टाइम पीरियड बोलेंगे सर्कुलर मोशन का। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड टी। समझ में आ रही बात। एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसके एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। बताओ इसका एसआई यूनिट क्या होगा। ये टाइम है ना, तो टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होगा। इसका डायमेंशंस क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ टी। टाइम है सो m0 l0 t1। ओके, तो ये तो चलो टाइम की बात हो गई। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, दिस वी ऑल नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका स्पीड तो कांस्टेंट है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो मैं स्पीड को v मान लेता हूँ। v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड v है। और मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने टाइम कैपिटल T ले लिया, मतलब टाइम पीरियड के बराबर ले लिया, तो टाइम पीरियड लिया इसका मतलब क्या, इतने टाइम में ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो एक टाइम पीरियड में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जितना इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है उतना डिस्टेंस कवर करेगा। और सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। तो t टाइम में वो 2πr डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि इतने टाइम में वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ t का वैल्यू क्या आएगा। t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। ओके, और हम लोग को पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो बताओ t क्या आएगा। t इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय v, पर v क्या है यहाँ पे, r ओमेगा, r कैंसिल हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। ये चीज़ अब यहाँ पे याद रखो। सो वी हैव गॉट अ रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। साफ साफ दिख रहा है दैट टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये होना भी चाहिए। देखो अगर एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो क्या होगा बताओ, बहुत जल्दी फास्ट भागेगा, फास्ट कवर करेगा, राइट।
तो अगर फास्ट कवर कर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी सर्कल्स को कंप्लीट कर रहा है। तो बहुत जल्दी जल्दी सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब एक रेवोल्यूशन के लिए वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। एक रेवोल्यूशन के लिए वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा है, मतलब टाइम पीरियड कम है। तो ओमेगा ज़्यादा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और अगर ओमेगा कम है तो वो स्लो घूम रहा है। स्लो घूम रहा है तो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए वो ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो ओमेगा अगर कम है तो ऑटोमेटिकली उसका टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ओके, तो ये तो टाइम पीरियड की बात हो गई। अब चलते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ इस केस में? देखो, एक सेकेंड में यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं, ऐसा यूनिट क्योंकि सेकेंड होता है। एक सेकेंड में पार्टिकल जितना रिपीटिशंस परफॉर्म करता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब एक सेकेंड का टाइम दे दिया, उसमें वो कितने सारे रिपीटिशंस परफॉर्म कर पाया। यहाँ पे रिपीटिशन परफॉर्म करने का मतलब है कि वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो जब मैं यहाँ पे यूसीएम में फ्रीक्वेंसी की बात करूँगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड में पार्टिकल कितना सर्कल कंप्लीट कर रहा है या कितना रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड होगा ना। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को आप टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ओके, सो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होगा बताओ? अगर मैं एक ही रेवोल्यूशन रखूं तो क्या होगा? एक रेवोल्यूशन के लिए टाइम कितना लगता है? एक रेवोल्यूशन के लिए जो भी टाइम लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। सो अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1 है तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड t। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पे भी अगर मान लो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और काम करते हैं। यहाँ पे अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो क्या होगा? देखो, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? SI यूनिट होता है इसका हर्ट्स। इट इज़ नथिंग बट HERTZ, हर्ट्स होता है। और हर्ट्स का मतलब क्या होता है? हर्ट्स को कई बार हम लोग ना RPS भी लिखते हैं, दैट इज रेवोल्यूशंस पर सेकेंड या रोटेशंस पर सेकेंड। सो दिस इज नथिंग बट इन दिस केस इट इज रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। ओके, सो इट इज RPS। RPS में कई बार उसको डिनोट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को। अच्छा, कई बार इसका जो एक और यूनिट दिया जाता है, अदर यूनिट, इसको RPM लिखा जाता है। नाउ RPM मीन्स रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। देखो यहाँ पे ये एक सेकंड की बात हो रही है, RPS इज नथिंग बट एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, उसी को हम हर्ट्ज बोल देते हैं, विच इज आर SI यूनिट। एक और यूनिट होता है RPM, मतलब एक मिनट में कितने रेवोल्यूशंस परफॉर्म हो रहे हैं। अब देखो ये सिंपल थिंग है कि अगर एक सेकंड में एक रेवोल्यूशन परफॉर्म किया जा रहा है, एक सेकंड में एक किया जा रहा है, तो आप मुझे बताओ कि एक मिनट में कितना होगा। एक मिनट में टोटल 60 सेकेंड्स होते हैं, एक सेकंड में एक रेवोल्यूशन, सो एक मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स में 60 रेवोल्यूशन। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। देखो 1 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड इज नथिंग बट 60 रोटेशंस पर मिनट, क्योंकि अगर एक मिनट में 60 रेवोल्यूशंस पर मिनट, एक सेकंड में अगर वो 60 रेवोल्यूशन कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक सेकंड में एक रेवोल्यूशन परफॉर्म करेगा। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, ये आपको याद रखना होगा, कहीं भी आप कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो यूनिट्स की बात हो गई। अच्छा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। देखो n इज इक्वल टू 1/t है और t का फॉर्मूला हमको पता है 2 पाई अपॉन ओमेगा।
तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बताओ, n इज इक्वल टू 1/2 पाई अपॉन ओमेगा हो ना, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा उल्टा हो जाएगा उसका, तो सर देयरफॉर यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई n। ठीक है, ये रिलेशन आ गया आपका। ओके, अब देखो यहाँ पे कि n फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंपल सी बात है, देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब बहुत जल्दी जल्दी पार्टिकल भाग रहा है, बहुत जल्दी जल्दी पार्टिकल सर्कल कवर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कि उसका एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है। कई बार क्या होता है ना, ये जो ओमेगा है, ओमेगा को ही हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। हमको पता है कि ये एंगुलर वेलोसिटी है, बट देन ये डायरेक्ट रिलेशन उसका जो फ्रीक्वेंसी के साथ है, तो हम इसको कई बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। तो अगर आपको कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करता है आपसे, तो इसका मतलब वो एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है। समझ में आई बात? चलो, ये तो सारी चीज़ें थी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इसमें एक चीज़ और मुझे बताना था, देखो जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया जाता है तो उसमें क्या चीज़ें होती है, ये तो मैंने बता दिया था कि आपका ट्रांसलेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, इसीलिए स्पीड चेंज नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो टोटल एक्सेलरेशन हो जाता है दैट इज नथिंग बट रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यही एक एक्सेलरेशन होता है। तीसरी चीज, v इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, स्पीड कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझो स्पीड, या फिर आप बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, याद रखना, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट होता है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होता है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैं ये नहीं बोल सकता कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। समझ में आई बात? अच्छा, यहाँ पे हम ओमेगा की बात करते हैं। ओमेगा का क्या ख्याल है? ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो अब एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है? क्या होगा इस केस में? देखो, अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो पहले तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके डायरेक्शन पे जाते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर होगा, ये हम लोग को पता है। क्यों? क्योंकि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, वी बाय आर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, राइट? तभी तो हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं। सो वी इज कांस्टेंट, और ये रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, वो तो रेडियस के बराबर है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो v कांस्टेंट, r कांस्टेंट, इसका मतलब ओमेगा भी कांस्टेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। मुझे एक बात बताओ, इसका डायरेक्शन का क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल यूज करो, मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से इस बोर्ड के परपेंडिकुलर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो डायरेक्शन हमेशा फिक्स होगा ना। अगर एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं भी होता है तब भी डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल कि आप पार्टिकल को उल्टा घुमाना शुरू कर दो। तो अगर मान लो इसी डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है, उसका स्पीड कम ज़्यादा भी हो रहा है, ओमेगा के डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्शन तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और साथ साथ उसका डायरेक्शन भी फिक्स है। तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं बल्कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। सो एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आप ऐसे लिख सकते हो दैट ओमेगा इज कांस्टेंट। आप वेक्टर के साथ लिख सकते हो क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी फिक्स होता है, बट यू कैन नॉट राइट दिस, ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता, इट इज नॉट कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट होता है? सॉरी, वी कांस्टेंट नहीं होता। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो आप वेक्टर के साथ कांस्टेंट नहीं लिख सकते हो, लेकिन आप ये ज़रूर लिख सकते हो क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा।